वेलकम बैक टू गुप्तास क्लासेस। मैं हूं शुभम, आपका स्वागत करता हूं गुप्तास क्लासेस में। और जैसे कि हम जो कोर्स चला रहे हैं और ये हमारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी की और अकाउंटेंट की, है ना, उसके रिगार्डिंग ये कोर्स है आपका। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये और भी एग्ज़ाम्स में जिसमें आपका कॉमर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, लाइक यूपी ट्रिपल एसबी की अभी ऑडिटर वाली पोस्ट निकली हुई है, उसमें भी आपका ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। और आपका उसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में कॉमर्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, उसमें आपका ये फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे यूपी पीसीएल की वैकेंसी आती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आपको चीज़ें अगर मेरी पढ़ाई हुई समझ में आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत है कोई भी तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, रेलेवेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, चलें। एक्चुअल में हुआ क्या, ये वीडियो मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है। मैंने वीडियो जो बना दी थी, बट एक मेरे किसी भाई बंधु ने मुझसे बोला, लाइक एक्चुअल हुआ ये है कि मेरे गले में थोड़ी दिक्कत चल रही है कुछ टाइम से, मतलब तबीयत सी थोड़ी ख़राब है, लाइक कफ एंड कोल्ड वगैरह। तो वीडियो में कुछ ऐसा हुआ था, लाइक कि हो जाता है कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन कि मेरी आवाज़ वगैरह में या मेरे थोड़ा खराश वगैरह थी गले में, तो उस तरीके की आवाज़ आ गई। और फिर हुआ ये कि उन भाई साहब ने कमेंट वगैरह किया, तो मुझे लगा कि शायद चलिए मैंने किसी का मूड ख़राब कर दिया है, लाइक, तो मैं इस वीडियो को दोबारा बना देता हूँ। बट वीडियो दोबारा बनाने में लाइक काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, लगता ही है कि चीज़ें इतनी आसान है। तो हमने अब तक यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट तक कर लिया था, ये मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूँ। जो वाला कंसेप्ट में आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको जो एक्रूअल कंसेप्ट का कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा ये पहले किसी एग्ज़ाम में एज अ स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल कंसेप्ट को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पे आ चुका है। क्योंकि आजकल के क्वेश्चन पता है एग्ज़ाम में अब डायरेक्ट एमसीक्यू में नहीं आ रहे हैं, लाइक एमसीक्यू आ रहे हैं बट उसमें डायरेक्ट वन वर्ड वाले नहीं आ रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको स्टेटमेंट से दे देते हैं 3-4, और उसमें आपको कौन सा गलत है वो छांटना पड़ता है या फिर कौन सा सही है वो छांटना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ खांसने के लिए, बट क्या करूँ, थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है। ठीक है, चलें। तो हमने अब रियलाइजेशन कंसेप्ट से पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हमको, जो है ना। चलिए रियलाइजेशन कंसेप्ट को पढ़ते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, चलें देखें इसमें क्या है। तो दिस कंसेप्ट स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इन टू अकाउंट ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड, दैट इज आइदर कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि हम तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जब हमें एक्चुअल में कोई इनकम रियलाइज हो गई है ना। अगर हमें कोई इनकम रियलाइज नहीं हुई है तो हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए है। ठीक है, इधर आइए इधर देखते हैं कहाँ गया, पेज क्यों नहीं खुल गया है आगे का। एक मिनट, व्यू में देखते हैं। अच्छा ये ठीक है, यहाँ देखते हैं। हाँ, तो क्या था, हमारा कंसेप्ट का नाम है
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा, रेवेन्यू की बात करेगा। ठीक है, ये एक्सपेंस की बात नहीं करेगा। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ हम देखते हैं ये है कि हमने क्या देखा, अभी हमने इसमें ये देखा लाइक कि हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच आर रियलाइज्ड, है ना, रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच आर रियलाइज्ड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे अगर वो इनकम हमें रियलाइज हो चुकी है। अब रियलाइज का मीनिंग क्या है ये देखेंगे एक तो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं, टू क्वेश्चन अराइज, दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि साहब ये रेवेन्यू क्या होता है ना, और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि रियलाइजेशन का क्या मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये बेस है ना, ये बेस है, ये कंसेप्ट एक बेस है जो बताता है कि हम कब माने कि हमको इनकम रिसीव्ड हो चुकी है, हम कब माने कि हमें इनकम रियलाइज हो चुकी है, हम कब माने कि हमें अब इनकम को रियलाइज होकर मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये कंसेप्ट सिंपली इस चीज़ पे बात करता है। ठीक है, चलें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग दी रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को पहचानो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स रिकॉर्डिंग द इनकम, recording the income in the income statement। भाई हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, लाइक रिवेन्यू को रियलाइज कब मानेंगे, जब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ पे, अपनी इनकम को इनकम स्टेटमेंट में। बिकॉज एज यू ऑल नो दैट वी टोटली रिकॉग्नाइज इनकम इन आवर इनकम स्टेटमेंट, है ना। हम सारी की सारी इनकम को कहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब हो गया आपका P&L, ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, अब जो दो क्वेश्चन उठे थे उसमें सबसे पहले हमको समझना है कि एक तो रेवेन्यू क्या है ना, और दूसरा हमको ये समझना है कि हम कब माने, हम रेवेन्यू को रियलाइज कब माने, कि when that revenue is treated as realized, मतलब कब उस रेवेन्यू को हम रियलाइज ट्रीट करें। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कि रेवेन्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि रेवेन्यू को हम रियलाइज कब माने। ठीक है, तो हम देखेंगे रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेवेन्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स, रेवेन्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, और अदर कंसीडरेशन, या तो कैश हो या अदर कंसीडरेशन हो सकती है आपकी
जैसे कि अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, आपने सेल करी हो, रेंडरिंग सर्विसेज दी हो कोई, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री का काम है, ठीक है, एंड बाय यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज यूज़ किए हों, किसने, दूसरों ने, बाय अदर सच एज, जिससे हमें क्या मिला हो, हमें यील्डिंग इंटरेस्ट कमाने का मौका मिला हो, रॉयल्टी कमाने का मौका मिला हो, है ना, या डिविडेंड कमाने का मौका मिला हो, एंड डिविडेंड एक्सेट्रा। अब देखते हैं इसको, मैंने ये लिख दिया, अब समझते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेन बदल लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू मीन्स, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सारा की सारा ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब जितना भी इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब कैश जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है, बिजनेस में जो भी कैश आ रहा है ना, ठीक है। और या फिर अदर कंसिडरेशन इज इक्वल टू कैश, मतलब लाइक ऐसी कोई चीज़ जो कैश ना होके कुछ और चीज़ आ रही हो, लाइक कैश के बदले में, है ना, सॉरी, मतलब कैश ना आके कुछ और चीज़ आ रही हो, तो उसको भी हम रिवेन्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कोई गुड सेल किए तो हम पे क्या आया, कैश आया, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू का पार्ट है, हाँ जी है। पर ग्रॉस यहाँ पे देखना है, ग्रॉस लेना है इनकम को, ग्रॉस इनफ्लो लेना है कैश का, नेट इनफ्लो नहीं लेना है। अदर एक्सपेंस जो होंगे वो हम बाद में इसमें से माइनस करेंगे, है ना, ठीक है। इसके अलावा हमने अगर कोई सर्विसेज ऑफर की हैं, है ना, अगर हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, हम सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग या अदर कोई सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, और उसमें हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में हमारे को कैश आ रहा है, तो वो भी आपका रेवेन्यू ही होगा। एंड बाय यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, अब भाई बिजनेस एंटरप्राइजेज के सपोज करो कोई रिसोर्सेज थे, उनके पास कोई, सपोज करो कोई फैक्ट्री पड़ी हुई थी, कोई ज़मीन पड़ी हुई थी, और उन्होंने उसको क्या पे ले दिया, उन्होंने उसको दे दिया लीज पे, तो लीज के बदले में उनको क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी, और जब ये रॉयल्टी मिलेगी तो ये इनके लिए क्या है, रेवेन्यू है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहें कि बिजनेस हाउस ने मान लो किसी को लोन दिया है ना, अदर किसी बिजनेस फर्म को लोन दिया है सपोज करो, तो लोन के बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे बिजनेस हाउस के लिए, रेवेन्यू हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि बिजनेस हाउस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स वगैरह में, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस हाउस को कौन सी इनकम मिलेगी, डिविडेंड की इनकम मिलेगी, और डिविडेंड की इनकम क्या हो जाएगी, फिर रेवेन्यू हो जाएगी। ये समझ में आया। तो रेवेन्यू को हमने यहाँ पे समझा, एक बार फिर देख लेते हैं। रेवेन्यू मीन्स एंड इंक्लूड ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, है ना, पूरा की पूरा जितना भी इनफ्लो हो रहा है कैश का उसको, या फिर अदर कंसिडरेशन, या फिर कुछ ऐसी कंसिडरेशन हमने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा होगा, अगर आप वाकिफ़ हैं तो कंसिडरेशन का मतलब ही क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लाइक क्विड प्रो क्यू का नाम सुना होगा, सुना है ये टर्म, ये एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। एक आपने अगर बिजनेस
लॉ पढ़ी हो, लाइक बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ नाम से सब्जेक्ट होता है, लाइक, है ना। अदर कोर्स में अलग अलग नाम है, किसी में इसका नाम बिजनेस लॉ से है, किसी में मर्केंटाइल लॉ से है, किसी में कुछ और लॉ से है ना। तो उसमें एक एक्ट है, लाइक, है ना, कौन सा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शायद से उसका ईयर 1972, आई एम नॉट कन्फर्म, बट जहाँ तक यही है 1972 ईयर, ठीक है। तो जी है, तो इसमें वो कहता था कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, है ना। ये आपने पढ़ा है कभी। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, अगर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को देखते थे कि एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के जब हम फीचर्स पढ़ते थे तो उसमें दे रखा होता था कि साहब एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब देयर इज समथिंग एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा हो, है ना। तो वही है ये कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। चलिए ये बाद में पढ़ेंगे कभी, बिजनेस लॉ पढ़ने की वैसे आपके सिलेबस में अगर हुआ तो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो या फिर ऐसी कोई कंसिडरेशन जो सेल्स ऑफ गुड्स से आ रही है ना, या फिर सर्विसेज दे के आ रही है, या रिसोर्सेज का यूज़ करके आ रही है। बिजनेस एंटरप्राइज के पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर कोई अदर यूज़ कर रहा है उसका, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिल सकती है, रॉयल्टी मिल सकती है, डिविडेंड मिल सकती है, ठीक है। ये तो ही आपकी एक बात, ठीक है। दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, है दूसरी चीज़ थी कि अब जो हमने समझ लिया रेवेन्यू तो समझ लिया, अब हम समझेंगे व्हेन दैट रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू हो गया या रेवेन्यू हम जो भी रेवेन्यू कर रहे हैं उसको हम रियलाइज कम समझे, इज ट्रीटेड टू बी रियलाइज। हम इसको कब समझे थे, ये रेवेन्यू हमें रियलाइज हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं, रेवेन्यू आर assumed to be realized। हम कब मानेंगे, अज्यूम कब करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे मानेंगे रियलाइज हुआ, एट विच goods have been sold or services have been rendered to the customers and a legal right to receive the revenue arise, ठीक है। इसको देखते हैं हमने क्या लिखा है, चलिए हम क्या करेंगे कि अब चले, हमें ये तो समझ लिया था कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, चाहे वो सेल से आए, है ना, या फिर आपकी कोई अदर इनकम से आए, ठीक है। अब हम इस रेवेन्यू को ये कब मानेंगे, रेवेन्यू हम माना हुआ समझेंगे, ठीक है, रियलाइज समझेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गुड्स हमने वाकई में बेच दिए,
या हमने सर्विसेज रेंडर्ड कर दी, ठीक है, किसको, कस्टमर्स को, और हमको क्या मिल गया है, लीगल राइट मिल गया है रिसीव करने का उस रेवेन्यू को जो हमने अराइव किया है। तो सपोज करिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज करे, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या परचेज करे, गुड्स परचेज करे। तो अब कैसे करके हैं इन्होंने, क्रेडिट पे परचेज करे हैं, ठीक है। तो मिस्टर बी के लिए क्या है, ये सेल है। तो क्या मिस्टर बी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू अराइव समझे, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेल के टाइम पे वो समझ सकते हैं, है ना। या तो उन पे ये ऑप्शन है कि सेल के टाइम पे वैसे तो सेल हो गई है, उन्होंने सेल कर दी है मिस्टर ए को, ठीक है। अब इसमें सेल भी हो गई है। अब मिस्टर बी ने इनको कितने महीने का टाइम दिया, क्रेडिट पीरियड दिया 2 महीने का, है ना। अब मान लो 2 महीने बाद भी अगर मिस्टर ए इनका पैसा नहीं देंगे तो क्या मिस्टर बी इनको सू कर सकते हैं अपने पैसा रिकवर करने के लिए, सू इन द सेंस कि उन पर केस कर सकते हैं, है ना। तो क्या मिस्टर बी पे अब लीगल राइट है, अपना पैसा रिकवर करने के लिए? हाँ, उनके पास लीगल राइट है। तो हमने ये चीज़ देखी कि रेवेन्यू क्या होता है, और रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज्ड कब माने, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब मानेंगे, या तो हमने सेल कर दी हो, ठीक है, अपनी किसी गुड्स की, और हमने उस गुड्स को सेल करने के बाद एक लीगल राइट हासिल कर लिया है कि अगर हमको पैसा नहीं मिलता है ना, हमको अपना मतलब जो भी हमने सेल करी है उसके एवज में अगर हमको अपना पैसा नहीं मिलता है तो हम कोई भी स्टेप फर्दर उठा सकते हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। यही है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए एक बार आपके लिए और पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल। अब सेल और प्रॉफिट को हम अकाउंट में कब रिकॉर्ड करें, हैं, यही तो कह रहा है। सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड, जब पैसा रिसीव्ड हो जाए, या तो मतलब पैसा आपके पास आ जाए, है ना, या फिर आपके पास लीगल ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो आप किसी को, या आपके पास क्या आ जाए, लीगल राइट आ जाए, ठीक है। और लीगल राइट आपका कभी आएगा, जब आप लीगल ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे सामने वाले को, ठीक है। चलें, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और बता देता हूँ इस कंसेप्ट से रिलेटेड ही, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में नोट डाल के लिखेंगे आप, पिछले मतलब पहले इस तरीके की चीज़ें एक आध एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है। तो लिखवा देता हूँ मैं आपको। चलिए, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, या एक्सट्रैक्शन बिजनेस, है ना। इस केस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिजनेस रेवेन्यू, एक मिनट देंगे ज़रा, रेवेन्यू is recognized, revenue is recognized the moment
when the moment when natural resources like कोल, आयरन, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस। ठीक है, पढ़ेंगे क्या है, आपको पता होगा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन बिजनेस कौन से होते हैं, जिसमें खदानों में से आपको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लाइक आयरन ओर निकालना या और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की या नेट की ओर्स निकालना। ठीक है, उसके अलावा आपका कोल निकालना, कोयला, आयरन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, बॉक्साइट, मैंगनीज वगैरह, इन सब चीज़ों को निकालना। तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज मानेंगे, उस केस में हम रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज मान लेंगे जिस पल हमने उन नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करना मतलब वहाँ से जैसे ही हमने निकाला है ना, खदान में से निकाला है ना, जैसे ही निकाला है वैसे ही हम उसको क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। ठीक है, तो अगर अब रॉकी भाई को जानते हो आप, रॉकी भाई अगर KGF वाला रॉकी भाई अगर अपनी गोल्ड माइन में से जिस पल गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस पर वो मान लेगा कि उसने क्या कर लिया है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, और जिन बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये सेम क्वेश्चन आपका UPSC EPFO के पेपर में आया था 2021 वाले पेपर में, या शायद हाँ 2021 वाले पेपर में ही आया है ये आपका सेम क्वेश्चन। तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें रिपीट होती चलती हैं, है ना, एक पेपर से दूसरे पेपर में, और हमारे अन्य अब तक जिस भी एग्ज़ाम में जो चीज़ें आई हैं उनको हम साथ में लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है ना, ताकि क्या हो, ताकि चीज़ें बनी रहें, है ना। अगला कंसेप्ट देखें, अगला कंसेप्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, देखते हैं, पढ़ते हैं। It is referred to as matching of expenses against incomes. It means that all incomes and expenses relating to the financial period to which the accounts relate should be taken into account without regard to the date of receipt of or payment. कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे मैचिंग कंसेप्ट को, यहाँ पे देखेंगे मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है एक्सपेंस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, जो एक पीरियड के जो एक्सपेंसेस हैं, एक पीरियड मतलब सपोज करो एक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस या एक कैलेंडर ईयर के एक्सपेंसेस, है ना, वो किसके इक्वल होने चाहिए, उस पीरियड को के रेवेन्यू के इक्वल होने चाहिए। लाइक इक्वल नहीं इन द सेंस कि हम ये कहते हैं कि ये जो रेवेन्यू हमने कमाया है वो कहीं ना कहीं इसी एक्सपेंसेस की वजह से कमाया है, तो इन एक्सपेंसेस को हम उन्हीं पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ये इसके साथ मैच करने चाहिए। मैच करने का मतलब क्या है, अब हम मैच करने का मतलब यहाँ पे समझते हैं, सपोज करिए कि कोई फर्म है, बिजनेस फर्म है, ठीक है, बिजनेस फर्म ने लाइक सपोज करो सेल करी,
1 CR की, 1 करोड़ की सेल करी। तो क्या ये 1 करोड़ की जो सेल है वो बिजनेस फर्म ने ऐसे ही कर दी होगी? अब सपोज करो, अब वो या ट्रेडिंग फर्म होगी या तो कहीं ना कहीं से गुड्स उठाती होगी और फिर किसी को और को गुड्स सप्लाई कर देती होगी प्रॉफिट जोड़ के, या फिर हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी कि खुद से पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर करती होगी और फिर उसको बेचती होगी। तो 1 करोड़ की जो सेल करी है, क्या वो अपने आप हवा में सेल हो गई? हवा में तो नहीं हो गई होगी ना। अगर हवा में सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो सब अपनी अपनी बिजनेस खोल के बैठ जाते, हम काहे लिए नौकरी के लिए पढ़ रहे होते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल है, जो हमने रेवेन्यू किया है, अब इसको किससे मैच कराना है? ये जो सेल हुई है वो कहीं ना कहीं हमने इस ईयर में कोई ना कोई परचेस की होंगी, साफ की हुई होगी, है ना। कोई ना कोई स्टॉक हमने परचेस किया होगा, उसके बाद हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे उस स्टॉक को अपने बिजनेस फैक्ट्री तक लाने के लिए, प्रेमाइसिस तक लाने के लिए दिए होंगे, ज़रूर साफ दिए होंगे, ठीक है। फिर क्या उसके ऊपर कोई लेबर का चार्जेस दिया होगा? अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है तो साफ दिया होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी कराई है तो पैकेजिंग के चार्जेस दिए होंगे लेबर को, और पैकिंग आइटम के चार्ज दिए होंगे, ज़रूर साफ दिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो आइटम को हमको सेलेबल फॉर्म में लेके आना था, है ना, सेल करने योग्य के फॉर्म में लेके आना था, तो हमने दिए होंगे, ये जाहिर सी बात है दिए होंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इस रेवेन्यू से मैच करने चाहिए, ये कहता है ये मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा ये बात, हाँ, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये रेवेन्यू से मैच करने चाहिए, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पीरियड के, चाहे हमने पेड किया हो एक्सपेंस या नहीं किया हो, मतलब कहने का मतलब है सपोज करो कि हमने उसका पैसा भुगतान अभी किया नहीं है उन एक्सपेंसेस का, कोई चीज़ लेके आए हैं हमने, मान लो क्रेडिट पे लाए हैं तो उसका भुगतान अभी नहीं किया है, बट स्टिल वो रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैंने उसमें बताया था ना आपको एक्चुअल कंसेप्ट में, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है या नहीं किया है, अगर ड्यू हो गए, एक्रू हो गए, उनकी डेट आ गई है तो हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं वही बात करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी यही कहता है कि हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है। हमें चीज़ें मतलब इनकम की इनकम रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, अगर वो उस पीरियड से रिलेटेड है ना, उस पीरियड से रिलेटेड है तो हम उसको उसी पीरियड में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, ठीक है जी। क्या कहता है अपना मैचिंग कंसेप्ट कहता है, तो मैचिंग कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि एक्सपेंसेस जो हमने रेवेन्यू कमाया है वो रेवेन्यू अपने आप नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमने एक्सपेंसेस खर्च किए होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स लाए होंगे, गुड्स लाए होंगे, ठीक है, लेबर की ली होगी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम इनको नहीं करते तो ये रेवेन्यू हमको नहीं मिलता, और जाहिर सी बात है बिना कुछ किए कुछ मिलता थोड़ी ना है। तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा हुआ है उसको रेवेन्यू के साथ उस रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ क्या करा दो, मैच करा दो। मैच कराना मतलब उनको उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। समझ में आया आपके? आई होप आपके समझ में आया होगा जी। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जिसे समझने के लिए आपको अल्फ़ा बीटा गामा पे जाना पड़े। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, है ना। बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अगला है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को देखेंगे, चलिए। एज पर दिस कंसेप्ट क्या कहता है ये कंसेप्ट, ऑल सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज करने का मतलब होता है जाहिर कर दो, कुछ भी हिडन ना हो, कुछ भी गुप्त ना रहे, है ना।
ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, अकाउंटिंग डाटा शुड बी प्रॉपरली क्लैरिफाइड, क्लियर होना चाहिए, समराइज्ड होना चाहिए, एग्रीगेटेड होना चाहिए, मतलब एक तरीके से कंबाइंड होना चाहिए, है ना, एंड एक्सप्लेन फॉर द पर्पस of presenting the financial statements which are useful for the users of accounting information. Practically, this principle emphasizes on materiality, objectivity, and consistency of accounting data, which should disclose the true and fair view of the state of affairs of a firm. तो कहने का मतलब ये है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपने चलिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आपके बिजनेस में आपके ट्रांजैक्शन हुए होंगे बिजनेस से रिलेटेड, जी साहब हुए होंगे, तो वो अकाउंटिंग डाटा है एक तरीके का, जी साहब है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको उस अकाउंटिंग डाटा को बिल्कुल ही क्लियर वे में बना के, मतलब क्लैरिफाइड वे में, ठीक है, समराइज करके, है ना, उसको एक साल लगा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन सब चीज़ों को जग जाहिर करके हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्यों प्रेजेंट करना है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, बताया था ना। जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो आपका जो बिजनेस है उसमें रुचि लेते हैं, उनका कोई ना कोई हित जाहिर है ना। मैंने बहुत सारे स्टेक होल्डर का या एंड यूज़र के एग्जांपल लिए थे, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई। तो ये क्या है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुचि लेते हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना आपको। आप अब उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। तो जब आप एक क्लियर वे में, एक समराइज वे में, एक एग्रीगेट वे में सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उनको, तो उनके लिए क्या रहेगा, वो यूज़फुल रहेगा। किसके लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, ताकि वो क्या ले सके, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके। रैशनल डिसीजन मेकिंग मैंने आपको समझाया था ना कि उनको क्या है, डिसीजन लेने में कोई परेशानी ना हो, है ना, उनको भ्रमित ना करें वो जो अकाउंटिंग डाटा है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किस पे वर्क करता है, मेटेरियलिटी पे एम्फसाइज करता है। मेटेरियलिटी का मतलब हमने समझा था कि सारे मेटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। मेटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने का मतलब आगे आएगा मेटेरियलिटी कंसेप्ट अगले वीडियो में, तो उसमें देखने को मिलेगा कि मेटेरियल फैक्ट क्या होते हैं। मेटेरियल फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट ऐसे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल टाइप के जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उन पे फोकस करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिविटी अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच समझाई थी, है ना। ऑब्जेक्टिविटी पे ये फर्क वो करता है कि जो भी फैक्ट और फिगर्स है उन पे मेनली फोकस करेगा, किसी की पर्सनल व्यू पे फोकस नहीं करेगा, है ना, पर्सनल ओपिनियन पे फोकस नहीं करेगा। जहाँ पे जो मेन चीज़ होगी वो फैक्ट और फिगर्स होंगे, जो भी सच होगा। कि मतलब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ यही सच्चाई है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी पे वर्क करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपने कोई भी मेथड आपने यूज़ किया है तो वो आप पीरियड बाय पीरियड सेम चीज़ों पे उस मतलब सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करें, सेम प्रिंसिपल को मेथड को यूज़ करें, ठीक है, अकाउंटिंग डाटा में, ताकि क्या कर सके, ये डिस्क्लोज कर सके ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू मतलब सच्ची और फेयर व्यू मतलब किसका, अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म था। स्टेट ऑफ अफेयर किससे पता चलते हैं आपको, बैलेंस शीट से पता चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब ये है कि आपको अपने एंड यूज़र से कुछ भी छुपाना नहीं है। कहने का मतलब ये है भाई, आपने जो भी किया है पूरे साल उसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो पीला हो। जो भी आपने काला गोरा किया है उसको आपको अपने एंड यूज़र को दिखाना है, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है ना, सच्चे तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि वो अपने जो डिसीजंस है वो ले सके, है ना। चलिए, हमने लिमिटेशंस पढ़े थे ना पिछले वाली वीडियोस में,
कि लाइक क्या आप मानते हैं कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस का? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें काफ़ी मैनिपुलेशंस करके होता है डाटा, है ना। और उस मैनिपुलेशन के लिए हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छेड़छाड़ होती है, लाइक छेड़छाड़ की क्यों जाती है? छेड़छाड़ इसलिए की जाती है लाइक कि वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, है ना, कभी कम दिखाना चाहते हैं। तो जो भी उनके इंटेंशन होता है राइट नाउ कि लाइक हमें मतलब कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा टैक्स से बचने के लिए, या कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए लाइक कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें या को दिखाने के लिए जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छेड़छाड़ की जाती है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? उस टर्म को बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी छेड़छाड़ की जाती है ना, तो उस टर्म को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, चलें आगे। लास्ट ड्यूअलिटी और कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर हो गया। अगला पढ़ते हैं हम ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी कंसेप्ट को हम बोलते हैं, इसको एक मिनट, इसको बोलते हैं ड्यूअल कंसेप्ट भी बोलते हैं, इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है आपका कि, चलिए देखते हैं क्या कहता है, पढ़ ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, दो पक्ष होंगे। ठीक है, द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, एक तो वो वाला एस्पेक्ट जिससे बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, हासिल हो रहा है कुछ ना कुछ, और एक ऐसा जिसमें आप बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट, जिसमें आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी और को बेनिफिट हो रहा है। एक में तो होगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, एक में क्या होगा कि किसी और को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दीज टू एस्पेक्ट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जिन दोनों ही पक्षों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब कैसे रिकॉर्ड किया जाता है हम इसको देखेंगे। ड्यूअलिटी कंसेप्ट या फिर हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को हम अब थोड़ा साइड में ले जाते समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ पे बहुत सही है जी, जगह सही है। चलिए, तो हमारा नाम है इस कंसेप्ट का ड्यूअलिटी या ड्यूअल एस्पेक्ट, या इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एज अ नेम सजेस्ट, अब जैसे इसका नेम सजेस्ट है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। दिस एस्पेक्ट प्रोवाइड, पेन चेंज कर लो, द basis for recording all business transactions। ठीक है, it is regarded as one of the basic principles of accounting। ठीक है, ये हमने समझा। आगे और लिखते हैं, और आगे क्या लिखेंगे? एवरी
business transaction has a twofold effect. ठीक है, एज बी बिजनेस ट्रांजेक्शन एज अ टू फोल्ड इफेक्ट। अब इसको देख लेते हैं जो भी हमने लिखा है। ठीक है, क्या रह रहा है, ड्यूअलिटी ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कह रहा है, पीला पेन है। ड्यूअलिटी, इसको ड्यूअल एस्पेक्ट भी बोला जाता है और अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी इसको को बोला जाता है। अब दिस एस्पेक्ट मतलब इस कंसेप्ट में क्या होता है, प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये क्या है, ये बेस है। बेस क्यों है, अभी आगे बताऊंगा मैं बेस क्यों है। सारे जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इस प्रिंसिपल को ये कह सकते हैं कि ये सबका बेस है जिस भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो हमने कहा कि इस वजह से हमने इसको कहा कि ये वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। ठीक है, आगे चलेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट, है ना। हर ट्रांजेक्शन का क्या होगा, कुछ ना कुछ हैज़ अ डेबिट, इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। ठीक है, मतलब सपोज करो आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेज की, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश फॉर ₹10,000। ठीक है, तो हम एंट्री क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो एंट्री होती है परचेज की। तो 10 के यहाँ लिखेंगे, 10 के यहाँ लिखेंगे। तो भाई अब ट्रांजेक्शन क्या था, एक गुड्स खरीदना, एक ही तो ट्रांजेक्शन है, बट इसके इफेक्ट कितने हुए, दो। एक तो डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ। तो टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब ही यही है कि हर एक ट्रांजेक्शन के अपने कितने इफेक्ट होंगे, टू फोल्ड इफेक्ट होंगे। उसमें एक क्रेडिट भी होगा, एक डेबिट भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, लाइक एक एग्जांपल और दे रखा है ना। लाइक दे रखा क्या है, मतलब एक एग्जांपल और है कि देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। अगर हम बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, एंट्री आपको पता होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बढ़ गई, तो हमने मान लो ये सपोज करो 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, तो 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, तो 1 लाख से डेबिट हो गया। ट्रांजैक्शन ये एक ही था, उसका एक एस्पेक्ट है, तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया डेबिट, दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, टू फोल्ड ट्रांजैक्शन होगा। एक उसका डेबिट होगा इक्वल अमाउंट से, उतना ही आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि इसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी बोला जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट बोला जाता है। और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम देखते हैं कि लाइक एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही तो होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कहाँ से निकल के आई है, वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से निकल के आई है।
ठीक है, इसीलिए इसका आधार दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है, या फिर बिजनेस इक्वेशन कंसेप्ट भी इसको बोला जाता है। तो अगर कहीं पे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से निकल के आई है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि साहब बैलेंस शीट में दोनों साइड बराबर होती हैं। ये एसेट वाली साइड होती है, ये लायबिलिटीज़ वाली साइड होती है, और ये दोनों हमेशा बराबर होती हैं, हमेशा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो। बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, चाहे वो साल का पहला दिन हो, चाहे वो साल का आखिरी दिन हो, और चाहे वो साल का 20 का दिन हो। ठीक है, तो इसलिए नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालेंगे और लिखेंगे गोल्डन रूल। क्या लिखेंगे आप? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन remains balanced all the time। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हमेशा बैलेंस्ड रहती है। जी मैंने बता दिया कि बैलेंस शीट हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी हमेशा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? चलें आगे। अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ें। अगला है आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? जैसे ही नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत, है ना? यही तो है एविडेंस का मतलब, यही तो होता है कि आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा हुआ था। चलें पढ़ते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी वेरीफाइबल। अब ये क्या कह रहा है? इस प्रिंसिपल में ये कह रहा है कि अकाउंटिंग डाटा क्या है? अकाउंटिंग डाटा वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस एंटिटी में हुए थे और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिए थे। जब वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो वो क्या हो गया? अकाउंटिंग डाटा हो गया। ठीक है, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो वेरीफाई करने योग्य होना चाहिए, हम उसको वेरीफाई कर सकें। तो वेरीफाई करने योग्य कब बनेगा? तब बनेगा कि जब हमने कोई भी बेईमानी ना की हो, हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे हैं उनका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट हो। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है आपका? कोई वाउचर हो, है ना? आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ, लेट सपोज आपने सेल करी, तो सेल करने पे आपको कैश मिला, आपने गुड्स दिया, उसकी कोई ना कोई लिखा पढ़ी तो होगी ना। आपने कोई वाउचर, कोई कैश मेमो तो दिया होगा उसको, है ना? या फिर कैश मेमो नहीं दिया, वाउचर नहीं दिया, या कुछ भी नहीं वैसा किया, तो उसने आपको मान लो कोई चेक दिया हो, है ना भाई? उसने क्रेडिट पे, आप क्रेडिट पे भी तो सेल करते हो, आपकी बिजनेस यूनिट बढ़ी है, आप क्रेडिट पे जरूरी थोड़ा ना हमेशा अधिक को कैश में देते हो। तो वो चेक जो होगा, वो चेक कहीं ना कहीं क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था, तभी उस बंदे ने आपको पैसे वाला चेक दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना? तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जिनके बेसिस से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? आपके वाउचर्स हो सकते हैं, कैश मेमो हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं। और जी क्या का काम करेंगे? ये एविडेंस का काम करेंगे, है ना? क्यों एविडेंस का काम करेंगे? क्योंकि इन्हीं के बेसिस से हमने वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेड विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन बाय एन इंडिपेंडेंट रेस्पेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उससे वेरीफाई कर सकें, है ना? इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट में मतलब क्या है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंसान कोई भी एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं? अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं, है ना? और ऑडिट किससे कराते हैं? ऑडिट कोई डिपेंडेंट इंसान तो होता नहीं, अपनी कंपनी का तो होता नहीं, वो कोई इंडिपेंडेंट इंसान ही होता है।
तो इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट में हम उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सच वेरिफिकेशन, अगर मान लो कि ऐसा वेरीफाई नहीं कर पा रहे, मान लो ट्रांजेक्शन तो बहुत है ना, ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं कि हमने मशीन खरीदी, हमने गुड्स खरीदा, हमने सेल करी, है ना, बट वो सिर्फ लिखे हुए ट्रांजेक्शन। अगर हमको उन ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो डाटा जो मिला है, जो हमको अवेलेबल हुआ है, वो ना तो रिलायबल होगा ना ही डिपेंडेबल होगा। रिलायबल का मतलब क्या है कि वो भरोसेमंद नहीं होगा, उस पर एंड यूज़र भरोसा नहीं कर पाएंगे। एंड यूज़र कौन है? जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी हमारी कंपनी से प्रभावित हैं, जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारी कंपनी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, है ना, या जिस भी के भी साथ हमारी कंपनी डायरेक्ट डीलिंग कर रही है या इनडायरेक्ट डीलिंग कर रही है, तो उनकी नज़रों में वो क्या रहेंगे? फिर भरोसेमंद नहीं रहेंगे, ना ही वो डिपेंडेबल रहेंगे। डिपेंडेबल इन द सेंस उन पे कोई भरोसा करके कोई निर्णय नहीं ले सकता आगे, ठीक है, ये समझ में आया। दैट इज दी शुड बी बाइज्ड डाटा। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? बाइज्ड डाटा हो जाएगा, पक्षपाती डाटा हो जाएगा, भ्रमित कर देगा जी किसको? एंड यूज़र को। वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एक्सप्रेस डिपेंडेबिलिटी। अगर वेरीफाइबिलिटी मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वेरीफाई हो रहा है, हिसाब जी वाला ट्रांजेक्शन हुआ था, इसके संदर्भ में हमें कोई परचेज रिसिप्ट मिल गई, है ना, कोई कैश मेमो मिल गया, कोई वाउचर मिल गया, तो हमने कहा कि हिसाब जी वाला ट्रांजेक्शन हुआ था। और ऑब्जेक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्टिविटी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये डिपेंडेबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, रिलायबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, भरोसेमंद को, ट्रस्टवर्थीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। That are very useful for the purpose of displaying the accounting data and information to the user। और यही होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर डिपेंडेबिलिटी नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, ट्रस्टवर्थीनेस नहीं होगी एंड यूज़र की आपके फाइनेंशियल डाटा पर, तो वो बेकार है ना। अगर फाइनेंशियल डाटा को जो पढ़ने वाले यूज़र हैं वही उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी जो साख है, आपकी जो गुडविल है, आपकी जो बिजनेस एंटिटी है, वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करेगी, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये इतना समझ में आया। इसलिए हर ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? वेरीफाइबल होना चाहिए, है ना, ताकि हम उसको उन एविडेंस से, सोर्स डॉक्यूमेंट के एविडेंस से उनको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। ये लेक्चर मैंने दोबारा अपलोड करूँगा क्योंकि पिछले टाइम कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। तबीयत थोड़ी ख़राब थी मेरी और स्टिल अभी भी है। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए और मुझे क्षमा करिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, और आगे की साथ हमारे बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।